हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 12 दिसंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड किया है नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप साइन अप कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत सारे करंट अफेयर एनसीईआरटी की वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जानी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के बारे में। बेसिकली हुआ क्या है, भारत का एक जहाज था जिसमें करीब सब कुल मिला के 12 लोग थे। ठीक है, मतलब वो शिपिंग जो होता है ना, शिपिंग जहाज वो था। उसका नाम है MSVAI और आपका पीरन पीर। ठीक है, इसमें लगभग 12 सदस्य थे। बेसिकली जहाज ही डूब गया। बट हुआ क्या कि जो 12 लोग थे ना, इन 12 लोगों को बहुत ही पाकिस्तान के जो मरीन सिक्योरिटी उन्होंने और इंडियन की सिक्योरिटी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, दोनों ने मिल के क्या किया, सर्च ऑपरेशन के थ्रू इन 12 को बचा लिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है समुद्री बचाव समन्वय की। तो अगर बात करें तो पर्यवेक्षक का एक दर्जा मिलता है। पर्यवेक्षक का दर्जा ये होता है कि बेसिकली उस एरिया में अगर कुछ भी डूबता है तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि ये क्या करें, पूरे एरिया को स्कैन करके अगर कुछ भी है वहां से, मतलब कोई भी, चाहे जहाज डूबा हो, चाहे कोई व्यक्ति फंस गया हो, कुछ भी होगा, तो उस एरिया में क्या करेंगे, आप छानबीन करके हमें बताएंगे कि क्या स्टेटस है उसका। ठीक है, तो भारत को भी मिला है इसका दर्जा। उसमें जापान है, नॉर्वे है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जो पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, किसमें? ठीक है, इसमें। ठीक है, इसके लिए देखो, एक तो ये है कि गवर्नमेंट क्या कर, भारत सरकार ने क्या किया है कि सागर विजन एक चला रही है। सागर विजन के तहत क्या कर रहे हैं हम, सागर के जो मतलब सी का जो स्ट्रेंथन है उसको करने की बात करते हैं हम लोग ना। सी में क्या कर, क्या 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 हम कर ले, इसमें सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लेवल बढ़ा सकते हो आप सी साइड्स में, है ना। आज के टाइम में देखो, समुद्र से बहुत ज़्यादा अवैध व्यापार होते हैं, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए एक उपाय ये हो सकता है कि समुद्र में हम मान लो 1-1 किलोमीटर पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोस्ट गार्ड सारे बैठा दें। जैसे यहाँ पे ही है ना, इंडिया का ये साउथ पार्ट है, तो 1-1 किलोमीटर पे सारे कोस्ट गार्ड बैठा दें या शिप लगा दें यहाँ पे पानी के अंदर में, है ना। 1-1 किलोमीटर में पूरे एरिया में, कि 1 किलोमीटर का मतलब ये है कि 500 मीटर की दूरी पे इधर से रहेगा, 500 मीटर की दूरी इधर से रहेगी। तो अगर कोई भी जाएगा आएगा तो हमें क्या कर सकता है, दिखेगा इधर से। लेकिन सोचो आप 1-1 किलोमीटर बिठाएँगे तो आपको बहुत सारे शिप्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ये अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 6100 मीटर के आसपास हो जाती है मेनलैंड की। अब 6100 सोचो, 6100 का मतलब क्या हो गया? आप 6100 को 500 से डिवाइड करोगे, तो इतने सारे हमें शिप्स लगानी पड़ जाएँगी, है ना? ठीक है? तो याद रखिएगा, करीब हमें लगभग लगभग मुझे लग रहा है 5 कम 5 5 15 लगभग 130 से ज़्यादा, 100 मैं 30 तो कम ही बोल दिया, 61,000 है ना, ठीक है? तो इसमें और ज़्यादा हमें शिफ्ट लगाने पड़ जाएँगे। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब 500 से हम भाग देंगे। तो लगभग-लगभग मान लो हमें 13,000 के आस-पास शिफ्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है ना? मतलब सिक्योरिटी रीज़न के लिए। तो ये याद रखिएगा। ठीक है? तो इस एग्ज़ाम पॉइंट से थोड़ा-सा रिलेवेंट हो जाता है ना? तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड है, पहली चीज़ ये, इसके 3 सेक्टर में इसको विभाजित किया गया है। कौन-कौन सा सेक्टर है? मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपको थोड़ा-सा याद रखना है, किन सेक्टरों में विभाजित किया गया है? याद रखिएगा, मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अच्छा, अगर भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1978 में हुई थी। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। 1978 में की गई थी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसका अच्छा हेडक्वार्टर याद रखिएगा कि नई दिल्ली में। कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मेरी वीडियो ना आए, है ना? तो हम इसको 14th को डिस्कस कर लेंगे। 14th को मुझे लग रहा है कि मैं आ जाऊँगा, ठीक है? तो मुझे एक मैरिज में जाना है दोस्तों, ठीक है ना? तो हो सकता है कि मेरी 14 13 को वीडियो ना आए, क्योंकि मेरे को 12 को शाम को जाना है, तो मैं 13 को थोड़ा लेट हो जाऊँगा। अगर मैं टाइम से आ गया तो 13 को वीडियो बनेगा, अदरवाइज़ या मैं तो इवनिंग में बन सकता, हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ 14th को वीडियो आएगा, ठीक है? मेरे को 12th को शाम को निकलना है, तो मैं 13 को सुबह हो सकता है 12-1 बजे तक आऊँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हो सकता है 14 को हम वीडियो बना लेंगे, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी याद रखिएगा। मतलब कल वीडियो नहीं है, कल नहीं, हाँ, मतलब कल ही वीडियो नहीं आएगा आपका, है ना? ठीक है? तो अगले नेक्स्ट डे आ जाएगा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो हम संडे को भी डिस्कस कर लेंगे, जो जो आपका करंट पर छूट जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा। तो मैंने बात की दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की, 1978 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है। तो इतनी चीज़ याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से क्या होता है, रिलेवेंट हो जाता है आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दोस्तों ग्राउंड लेवल ओजोन ओजोन की। देखो, ओजोन 2 लेवल में पाया जाता है, एक तो ऊपर पाया जाता है, एक नीचे पाया जाता है। जो ऊपर पाया जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो आपको हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन कैंसर होने से हमें बचाता है। लेकिन जो नीचे का होता है ना, नीचे की ओजोन लेयर होती है, वो प्रदूषण का काम करता है। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, नीचे वाला, है ना।
स्मोक सा बन जाता है। तो ये NOx और आपका ये वेपराइज्ड कार्बन होते हैं, इनके थ्रू रिएक्शन करके O3 बनाता है। देखो यहाँ पे है सनलाइट प्लस AONX की उपस्थिति में VOC रहता है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट हो जाता है, O3 फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिए कौन से कारण होते हैं। तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल है गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल, वो भी याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिएगा, जहाँ पर से रिलेवेंट हो जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो वियना कन्वेंशन से इसका बेसिकली स्वरूप हुआ था, बट अप्रैल 1987 में फॉर्म हुआ था। 16 सितंबर और 1987 को बेसिकली ये मतलब अपनी रिपोर्ट दे दी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब फोर्स में आ गया था। तो इसीलिए देखोगे आप 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन की जो लंबाई नापी जाती है डॉप्सन में नापी जाती है, तो ये याद रखिए डॉप्सन में इसकी लंबाई मतलब मोटाई नापते हैं डॉप्सन में। ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो मोन्टी ओ करके याद रखिएगा, मोन्टी ओ करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। देखो ओजोन नीचे है, जमीन के स्तर पे है, तो प्रदूषण की तरह से काम करता है, क्योंकि ये सब सनलाइट वगैरह को रोक देता है। प्लस नीचे की जो गर्मी निकलती है वो आसमान में नहीं जा पाती है, तो बादल वगैरह फॉर्म करके ये लोग मतलब डस्ट इसको टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर देते हैं। तो इतनी बेसिक चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीमा सखी योजना के बारे में देखो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, है ना। बट इसमें क्या है कि 3-4 चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रखिएगा, 18 से 17 साल एज होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आज जो ऐड किया है, इसमें क्या होगा कि जब आप बीमा सखी वगैरह बनेंगे, मतलब महिलाओं के लिए बेसिकली योजना है, तो आपको पहले साल 7,000 रुपये महीना दिया जाएगा। ठीक है, 7,000 रुपये महीना दिया जाएगा पहले साल के लिए, मतलब 7-7 हज़ार 12 महीने मिलेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको क्या होगा, 6-6 हज़ार रुपये 12 महीने के लिए मिलेंगे। फिर थर्ड ईयर में आके आपको 5-5 हज़ार रुपये 12 महीने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप बीमा वगैरह करते हो एज एजेंट, तो आपको क्या मिलेगा, बीमा का कमीशन भी मिलेगा। मतलब जो बीमा कराओगे उसमें कुछ एक 0.1%, 2%, 4% जो भी होता है, तो उसमें आपको कमीशन भी मिला करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे राजगोपालाचारी के बारे में। तो सी राजगोपालाचारी कौन थे, अगर आपको पता हो तो भारत के ये पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, है ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो याद रखिए फर्स्ट आजाद भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो याद रखिएगा भारत के, है ना। तो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है चर्चा में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो ने हमारे मोदी जी ने इनको बेसिकली इनकी बर्थ यूनिवर्सिटी पे थोड़ा ट्वीट भी किया, याद भी किया। तो राइट, तो इनका काम क्या था, तो इनका बर्थ हुआ था 1878 में हुआ था, 10 दिसंबर को। ठीक है ना, तमिलनाडु में हुआ था। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके पिताजी लॉयर थे, है ना। तमिल स्पीकिंग थे ये, इनकी फोटो ये रही, है ना। इनके नाम पर टिकट भी जारी किया गया है, सी राजगोपालाचारी। ये चीफ मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी थे। मद्रास जिसको आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, तमिलनाडु या चेन्नई कहते हैं, है ना। मद्रास की तो ऐसे नाम चेंज करके अभी चेन्नई कर दिया गया है, बट स्टेट वो हुआ करता था पहले मद्रास, जो तमिलनाडु आज के टाइम पे हम कहते हैं। तो इसके सीएम थे दोस्तों ये 1952 से लेकर 1954 तक। ठीक है, और इसे स्वतंत्र पार्टी बनाया था इन्होंने, तो याद रखिएगा 1959 में इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल कब से कब थे, ये पूछा जा सकता है। प्लस इनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था 1954 में, तो ये भी याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न का अवार्ड मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1958 में, इन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर सर्व किया था इसके लिए। ठीक है, साहित्य अकेडमिक फेलोशिप भी मिला था, और रामानुज अवार्ड भी मिला था 1962 में। 1972 में आके इनकी डेथ हुई थी। तो ये याद रखिएगा लगभग 94 ईयर के थे, 94 साल की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो ये एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, कोई चर्चा में हो रहा तो पूछा जा सकता है ना। ठीक है, और जिनको कल बीपीएससी का पेपर है उनके उनको ऑल द बेस्ट है। अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए, फोड़ के आइए, है ना। और प्रीलिम्स निकालिए, उसके बाद मेंस की तैयारी हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, चलो बात करेंगे यूनेप की। तो यूनेप एक अवार्ड निकालता है दोस्तों, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड निकाला 2024 के लिए। बेसिकली हम मिला है माधव गॉडगिल को। माधव गॉडगिल समिति है दोस्तों, अगर आपको पता हो तो वेस्टर्न घाट के लिए इन्होंने अपनी समिति रिपोर्ट सबमिट की थी। तो यूनेप ने इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है उससे लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में नवाजा है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में देते हैं, लीडरशिप के देते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्शन के रूप में देते हैं, साइंस एंड इनोवेशन के रूप में देते हैं, एंटरप्रेन्योरल विजन के रूप में सबको देते हैं। ठीक है, तो इंडिया को मिला माधव गॉडगिल को, याद रखिएगा इनको। ठीक है, इंडिविजुअली तो याद रखिएगा। अच्छा, ये अवार्ड कब से चालू किया गया है, तो याद रखिएगा 2005 से चालू किया गया है। कौन देता है, यूनेप देता है। ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। तो ये सम्मान देने के लिए किसी को भी दिया जा सकता है,
अगर आपने कुछ भी ट्रांसफार्मिंग किया है, चेंज किया है, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो चाहे किसी चीज से। मेजरली क्या होता है कि इन्वायरमेंट के रूप में आपने एक्शन दिया। मोदी जी को क्यों मिला था? मोदी जी को भी मिल चुका है। तो मोदी जी को इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बेसिकली स्टेब्लिश किया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? HR हरियाणा में है। राइट, इसको स्टेब्लिश करने में मदद की थी। अभी एक चीज और आपसे पूछा जाएगा, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो याद रखिएगा, 101वां कंट्री नेपाल ऐड हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 20 साल भारत ने होस्ट किया था नई दिल्ली में, तो ये भी याद रखिए, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था। हरियाणा हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन भी था इसमें। ठीक है, नेपाल एक कंट्री है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में क्या करते हैं? सोलर पैनल वगैरह लगाने को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली लोग बात करते हैं। इतनी चीजें याद रखें जो एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था, अभी मिल रहा है माधव गाडगिल को। ठीक है, चलो। तो देखो इस साल किनको किनको अवार्ड मिला है। ब्राजील को मिला है। ठीक है, सबसे पहले माधव गाडगिल इंडिया को मिला है, फिर सोनिया करके हैं ब्राजील, फिर एमी बॉबर USA के हैं। ठीक है, ये अलग अलग इंस्पायरेशन पॉलिसी लीडरशिप में। फिर रोमानिया के गैब्रियल पॉम है, इनको इंस्पायरेशन एक्शन के लिए मिला। चाइना के लूकी हैं, इनको साइंस के लिए मिला है। इजिप्ट की सेकेंड है, इनको इंटरप्रेन्योरल विजन के लिए मिला है। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड अच्छा किया है, इसके लिए मिला है। ठीक है, तो आपको बस अपना पहला वाला याद रखना, माधव गाडगिल को मिला है। ये आपके एग्जाम पॉइंट से क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इको सिस्टम को कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी स्पेशली मतलब रिपोर्ट दी है वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। तो माधव गाडगिल कमेटी आपसे कई बार पूछा जाता है, MS स्वामीनाथन कमेटी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसी DNA की, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल क्रोमोसोमल DNA बोलते हैं इसको। ठीक है, चर्चा में क्यों है? देखो, जैसे आपने ये बीमारी सुनी होगी कि किसी को मैलिग्नेंसी हो गया, कैंसर हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना, अनकंट्रोल रूप से ग्रोथ होने लगते हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, उसी को बोलते हैं कि उसको CA हो गया, है ना? ये होता है। तो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि इसको समझने और इसके इलाज के लिए ना एक हमें सेल मिला, जिसको हम बोलते हैं ECDLT, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल। मतलब जब हमारा DNA डिवाइड होता है ना, तो उसमें से कुछ बेसिकली निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वही हमारे कहलाते हैं ECDNA। ठीक है, जब डिवाइड होते हैं तो बेसिकली अलग नहीं होना चाहिए, बट टूट फुट के थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं, न्यूक्लियस से अलग हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं ECDNA। ठीक है, तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम देखो, ये जो लाइलाज बीमारियां हैं, ठीक है, जिससे हम लोग जूझते रहते हैं, उसको समझने में हमें क्या करेगा? ये मदद करेगा। ठीक है, तो एक नेचर में पेपर पब्लिश हुआ था। तो याद रखिए, नेचर बहुत बढ़िया पब्लिकेशन होता है। अगर आपका नेचर में पेपर पब्लिश होता है, अगर आप PhD वगैरह कर रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, तो आपको इसमें बेसिकली बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपने नेचर में 1-2 पेपर पब्लिश कर दिए, तो आपको बहुत बढ़िया रिसर्चर माना जाता है। ठीक है, तो ये इसके दवाओं के और प्रतिरोधक क्षमता को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए यूज होगा। ठीक है, ये जो सर्कल सर्कल है, ये ECDNA है। यहाँ पे जो आप सर्कल सर्कल देख रहे हो ना, ये ECDNA ही है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं। जिन्होंने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कल हो सकता है कि हमारा वीडियो लेट आए या तो ना आए, तो आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, उसको कवर अप कर लेंगे। अगर छुट्टी होती है तो हम संडे को भी डिस्कस कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको NCERT के पैक वगैरह हमें रिसेंटली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नए साल से आपको NCERT का एक नया पैक नए तरीके से मिलने वाला है। ठीक है ना? चलो, तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।